अस्सलाम वालेकुम क्लास सर। आज की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो जो है, हमारे लास्ट टाइम का जो हमने टॉपिक शुरू किया था, चैप्टर शुरू किया था इस्लामिक इंश्योरेंस का तकाफुल का, उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है। आइए हम लोग अपने काम की तरफ आते हैं और अपने काम का आगाज करते हैं। हम लोग अपने काम का आगाज करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है कुछ डेटा पढ़ा था। हम लोगों ने जो इस्लामिक इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने ये 3 चीजें की थी। और आज जो हम लोग काम करने लगे हैं उसकी तरफ हम लोग आते हैं। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने लगे हैं। वो काम क्या है? वो हम ये देखने लगे हैं कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस और इस्लामिक इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है। हम लोग उसको देखने लगे हैं। और इससे हमें ये भी जानने का मौका मिलेगा कि इस्लामिक इंश्योरेंस जो है वो किन फीचर्स की जो है वो मबनी होती है, और इस कन्वेंशनल इंश्योरेंस किस वजह से मना की जाती है। इस्लामिक इंश्योरेंस में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस में है, जिसकी वजह से कन्वेंशनल इंश्योरेंस इस्लामिक लॉ में मना की गई है। तो आते हैं हम लोग इसके ये 3 पॉइंट्स हैं जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस में मौजूद होते हैं और इस्लामिक इंश्योरेंस में ये नहीं होते। इसकी वजह से कन्वेंशनल इंश्योरेंस को मना किया गया है। 3 में से कोई एक पॉइंट भी आ जाता है तो उसको जो है प्रोहिबिट कर दिया जाता है। इस तरह की किसी भी तरह की एक्टिविटी को, चाहे वो जो है इंश्योरेंस की एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी और तरह की भी एक्टिविटी हो, उसको उसको बैन कर दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है। चाहे जिसमें रिबा हो या गरर हो, चाहे उसमें मैसिर हो। ये क्या चीजें हैं इसको भी डिटेल में देखते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो भी डिफरेंट है। आइए हम लोग अपने काम की तरफ आते हैं कि रिबा कैसे कन्वेंशनल इंश्योरेंस में होता है और कैसे इस्लामिक में नहीं होता। क्लास, रिबा के बारे में जो है आप लोग पहले भी जानते हैं कि रिबा जो है एक्सेस को बोलते हैं, इजाफी को बोलते हैं। लोन की ट्रेड में राइज होने वाला जो इजाफी है, एक्सेस है, उसको हम लोग रिबा बोलते हैं। तो हम लोग अपने इसको यहाँ पे आपके सामने इसके बारे में कुछ यहाँ पे बताया भी गया है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर एक आपके सामने आ रहा है जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस में रिबा के हवाले से। क्लास, थोड़ा सा रिकॉल करें। कन्वेंशनल इंश्योरेंस में अगर लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, जैसे एजुकेशनल प्लान हो गया, जैसे मैरिज प्लान हो गया, जैसे इंडोमेंट फंड हो गया। इसी तरीके से जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस की या दूसरी जो पॉलिसीज वगैरह ले ली जाती है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। लेट्स से एजुकेशनल प्लान है। आपके पेरेंट्स ने 10 साल के लिए एक प्लान लिया है एक इंश्योरेंस कंपनी से, और आपके पेरेंट्स पीरियोडिकली जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, और 10 साल के बाद उनको एक फिक्स मखसूस रकम मिलेगी। अब इसमें ये देखिएगा कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जो है रिबा फॉल करता है। रिबा है कैसे है? फंड रिसीविंग एंड पे कंपनी फंड रिसीव करती है तो उसमें भी रिबा है, और जब कंपनी उन फंड्स को प्लेस करती है, उधर से मुनाफा कमाती है, उस फंड प्लेसमेंट में भी रिबा है। फंड रिसीविंग एंड में कैसे रिबा है? अब देखिएगा, आपको वो कहते हैं जी कि आप 10 साल तक, लेट से 1 लाख रुपया, 1 साल का 10 लाख रुपए जमा करवाएं। 10 साल के बाद आपको एजुकेशनल प्लान के 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप 10 लाख रुपए के बदले में 30 लाख मिलेंगे, जो 20 लाख इजाफी मिलेंगे, ये रिबा होगा। यहाँ पे देखें, क्लियरली बताया गया है कि आपको डेफिनेट अमाउंट टर्मिनल पॉइंट में मिलेगी। यानी कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट होगी, आप लोगों को 10 लाख रुपए के बदले में 30 लाख रुपए मिलेंगे। जो 20 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे, ये 20 लाख रुपए रिबा है, इंटरेस्ट है, सूद है। ठीक है जी। कंपनी जब फंड आपसे रिसीव कर रही है, इस प्रॉमिस के साथ कर रही है, तो ये 20 लाख रुपए की जो है उसकी रिसीविंग में भी जो है वो इंटरेस्ट आ गया। कंपनी ने जब फंड्स की प्लेसमेंट करनी है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी ने, वो किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेगी जहां पर उसको ज्यादा मुनाफा मिलेगा, चाहे वो एक्टिविटीज शरिया कंप्लाइंट हो, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट ना हो। वो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, चाहे उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न वहां से मिल रहा है। चाहे वो किसी नेशनल सेविंग सेंटर की किसी खास प्रोडक्ट में कोई अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी भी तरह की प्रोडक्ट में जहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनी समझती है मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट डालती है। कतन ये नहीं देखती कि ये एक्टिविटी या ये कारोबार शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है।
तो आप खुद ही देख लें कि फंड रिसीविंग एंड पे भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जो है वो रिबा है, और फंड प्लेसमेंट एंड पे भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस में रिबा है। तो ये दोनों तरह की जो रिबा की जो एक्टिविटी है, ये इस्लामिक फाइनेंस में मना की गई। ये पहली वजह जिसकी वजह से कन्वेंशनल इंश्योरेंस को मना किया गया। अब यही देखते हैं कि हम इस्लामिक इंश्योरेंस में जब आते हैं, तो इस्लामिक इंश्योरेंस में ये वाला रिबा नहीं होगा। ये कैसे होगा? रिबा रिबा की प्रैक्टिस इस्लामिक फाइनेंस में नहीं होती। तकाफुल तकाफुल रिबा से पाक है, रिबा फ्री है। ये कैसे है? अब इसमें यहीं पे हम देख लेते हैं। कभी आप इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिएगा। अगर आप इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते, तकाफुल ऑपरेटर के पास जाते, तकाफुल कंपनी के पास, और उससे जाके कहते हैं कि हमें 10 साल का एजुकेशनल प्लान चाहिए, लेट से वही प्रोडक्ट चाहिए जिसके लिए आप कन्वेंशनल इंश्योरेंस में गए थे, तो वो आपको वेलकम कहेंगे और कहेंगे जी क्या है जी, आप अपने ठीक है, आप हम आपको तकाफुल जो है वो पॉलिसी देते हैं, हम आपको एक पूल फंड का हिस्सा बनाते हैं, आपको हम वेलकम करते हैं, आप अपने अमाउंट जमा करवाएं, जमा करवाते रहें, 10 साल के लिए अमाउंट जमा करवाएं। आप कहते ठीक है, 10 साल के लिए मैं 10 लाख रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे 10 साल के बाद कितनी रकम मिलेगी? तकाफुल कंपनी आपको कोई बिल्कुल कन्वेंशनल की तरह से जो फिक्स रकम है वो नहीं बता पाएगी। वो आपको ये नहीं कह पाएगी कि हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। वो नहीं, ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे जी हमें कुछ नहीं पता कि 10 साल के बाद आपको कितनी रकम मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो दी गई रकम है इससे हम कारोबार करेंगे, कारोबार करके जो मुनाफा होगा वो जो है हम जो है उसमें उस मुनाफे को जो है आपके अकाउंट को क्रेडिट करते रहेंगे, और 10 साल के बाद जाकर देखेंगे कि आपको कितना मुनाफा हुआ। तो इसके हिसाब से 10 साल के बाद हम 10 साल के बाद इस पोजीशन में होंगे कि हम आपको बता सकें कि आपको कितनी रकम मिलेगी। हाँ, आपकी समझ के लिए, आपके आइडिया के लिए हम बता सकते हैं कि अगर रिटर्न रेट 8% बना तो आपको हो सकता है कि 25 लाख रुपए मिल जाए, और रिटर्न रेट अगर 10% के करीब हुआ तो हो सकता है कि आपको 30 लाख ही मिल जाए, और अगर रिटर्न रेट 12% के करीब हुआ तो हो सकता है कि आपको 35 लाख रुपए के करीब मिल जाए। हो सकता है कि इसके दरमियान में कोई रकम मिल जाए। कितना मिलेगा कुछ नहीं पता। आईडीए के लिए आपको हमने कुछ ये आपको कैलकुलेशंस बताई हैं, लेकिन कितने मिलेंगे वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कारोबार करके मुनाफा कमा के आपको रकम देनी है। तो इस वजह से जैसे कन्वेंशनल में था कि 10 लाख देकर 30 लाख मिलेंगे और 20 लाख जो आपको डेफिनेट मिलेंगे वो रिबा था, वो रिबे वाली बात इसमें नहीं है। वो रिबा इसमें इस्लामिक में नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहे कि कितना देंगे, क्योंकि वो कारोबार करेंगे, कारोबार करके जो मुनाफा होगा वो हर साल आपके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो आपका वहाँ पे चल रहा होगा पूल फंड का जो आपका शेयर होगा वो आपको प्रॉफिट की सूरत में वहाँ पे जो मिलेगा, और हर साल वो भी री इन्वेस्ट होगा, और री इन्वेस्ट होकर फिर उस पर जो प्रॉफिट आएगा, हलाल प्रॉफिट आएगा, वो भी आपके सब अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और जो फंड प्लेसमेंट एंड पे जब हम इसको देखेंगे, तो काफुल कंपनी कहाँ पे अपने सरमायाकारी करेगी, कहाँ पे अपने पैसे लगाएगी, जहाँ पे वो पैसे लगा के कारोबार करेगी, मुनाफा कमाएगी, कौन से कारोबार में करेगी? क्लास बड़ा क्लियर है। इनका भी शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड होता है तकाफुल कंपनी का, जिसमें कम से कम 3 मुफ्ती साहिबान होते हैं, और वो भी तमाम तरह की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसकी तमाम तरह की प्रोडक्ट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स का प्री ऑडिट और पोस्ट शरिया ऑडिट वो करते हैं। तो तकाफुल कंपनी सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर सरमायाकारी करती है जो शरिया कंप्लाइंट होती हैं। शरिया कंप्लाइंट से हट के किसी भी तौर पर वो सरमायाकारी नहीं करती। वो ना ही पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में, ना ही किसी सूदी काम में अपनी इन्वेस्टमेंट डालती हैं। वो इन्वेस्टमेंट डालती हैं सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज में डालती हैं, जो उनको उनका शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ओके करता है, उन जगहों पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट डालती हैं, उधर से प्रॉफिट जनरेट करती है, और वो प्रॉफिट फिर अपने जो है पॉलिसी होल्डर्स के साथ वो शेयर करती हैं। तो चाहे फंड रिसीविंग एंड हो तकाफुल का, चाहे वो फंड प्लेसमेंट एंड हो, दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ जो है जो काम किया जाता है वो शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज का किया जाता है। शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज सेट का काम नहीं किया जाता। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि इस्लामिक इंश्योरेंस में जो है तकाफुल में है रिबा फ्री स्ट्रक्चर होता है, रिबा फ्री काम किया जाता है। ठीक है क्लास उसके बाद हम दूसरे डिफरेंस की तरफ आते हैं। जो दूसरा दूसरा डिफरेंस हमारा था वो आपके सामने यहाँ पे गरर का है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस में गरर होता है और इस्लामिक इंश्योरेंस में गरर नहीं होता। क्लास गरर, आपको पता है कि गरर एक ऐसा मुआहदा होता है जिसके फीचर्स अनक्लियर, अनसर्टन या कंडीशनल होते हैं। जिसकी एग्जांपल दी थी कि अगर लेट से आप जो है रावी में रिवर रावी के पास पिकनिक मनाने गए और वहां पर मल्ला जो है वो बोटिंग जो है वो करवाता है, और वो आपसे कहता है जी कि मुझे आप 500 रुपए दो, मैं आपको बोटिंग करवाता हूँ, और आप जाल फेंकना दरिया में,
اور جو جال اس میں جب ہم پھینکیں گے، آپ یا میں پھینکوں گا جب جال، تو اس میں جتنی فش آئیں گی وہ آپ کو ملیں گی، 500 روپے اس کے بدلے میں آپ مجھے دے دینا۔ تو اب یہ دیکھیے گا کہ آپ سوچتے ہیں جی کہ 500 روپے میں کیا ہوگا، یا دیکھیں کیا اس کے آؤٹ کم ہوں گے۔ ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشنگ دا ایگریمنٹ 500 روپے کے بدلے میں کیا ملے گا، کلیئر نہیں ہے، یہ غرر ہے۔ ہم نے یہی بات کی تھی کہ ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشنگ دا ایگریمنٹ آپ کو 500 روپے کے بدلے میں کیا سبجیکٹ میٹر ملے گا، کلیئر نہیں ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اب جب جال پھینکے کچھ بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ 500 روپے تک کی فش آ جائے، ہو سکتا ہے 500 روپے سے زیادہ کی فش آ جائے، کیا ملے گا ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشنگ دا ایگریمنٹ، یہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر کلیئر ہوتا تو یہ غرر نہیں ہوتا، تو آپ کو کیا ملے گا کچھ نہیں پتا، غرر ہے یہ۔ جب یہ بات ہم کرتے ہیں کنونشنل انشورنس میں، کنونشنل انشورنس میں غرر ہوتا ہے، کنونشنل انشورنس میں کیسے غرر ہوتا ہے؟ وہ ایسے کہ آپ جب پریمیم دے رہے ہیں، لیٹ سے نان لائف انشورنس کی بات کرتے ہیں، آپ نے وہیکل انشورنس کروائی ہے گاڑی کی، آپ اس کا پیریوڈیکل پریمیم دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلیم ہی رائز نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلیم پریمیم کے برابر یا اس سے کچھ کم رائز ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلیم رائز اور پریمیم سے زیادہ رائز ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل وہی بات جو ریور راوی میں ملاح کے جو ہے وہ جال پھینکنے والی تھی، اور جو آپ نے بات کی تھی جی 500 روپے کے بدلے میں فش والی، تو وہ غرر تھا، کیونکہ جب آپ اس سے 500 روپے کا ایگریمنٹ اسٹیبلش کر رہے تھے تو اس وقت سبجیکٹ میٹر کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو کلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ بھی جب آپ اس کو اماؤنٹ دے رہے ہیں غرر اپنے اسلامک کنونشنل انشورنس میں، جب اپنا پریمیم پے کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ریٹرن ملے گا کچھ نہیں پتا، انڈیمنٹی ملے گی، سبجیکٹ میٹر کیا ملے گا، کیا اماؤنٹ ملے گی، کچھ نہیں پتا۔ اس کے بدلے میں آپ کو کیا یوٹیلٹی ملے گی، آپ کو کیا صورتحال ہوگی، آپ کا کلیم ہو سکتا ہے رائز ہو، آپ کا کلیم ہو سکتا ہے رائز نہ ہو۔ تو یہ جو پوزیشن بن رہی ہے غرر والی بن رہی ہے، تو اس کو یہ دیکھیے گا کہ نان لائف کنونشنل انشورنس میں غرر کا سٹرکچر بالکل موجود ہے۔ اس میں دیکھیے کلیمز میں اور مے ناٹ ارائز، انسرٹینٹی ہے، کلیم اگر ارائز ہوتا ہے تو کتنا ہوگا۔ بالکل وہی بات ہے کہ جی آپ نے وہیکل انشورنس کروائی ہے تو آپ پیریوڈیکلی پیمنٹ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلیم ارائز ہی نہ ہو سکتا ہے اگر کلیم ارائز ہو تو کم اماؤنٹ کا ہو سکتا ہے، زیادہ اماؤنٹ کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے وہیکل انشورنس کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، جس رینج سے اس رینج تک آپ کو پیمنٹ ہوگی، کتنی ہوگی کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں بات ہے، تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو غرر قرار دیا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے یہ ایک امبریلا بنتی ہے، جس طریقے سے کنونشنل انشورنس میں وہ آپ کو بات بتائی تھی کہ جو مطلب نیٹ پھینکا اور اس میں کچھ فش ہو سکتا ہے نہ آئے، مطلب کوئی بھی فش نہ آئے، کچھ فش آ جائیں، کچھ زیادہ آ جائیں، اس طریقے سے اس میں بات ہے۔ اسلامک انشورنس میں آتے، اسلامک انشورنس میں غرر ناٹ ایگزسٹ، کیسے نہیں کرتا؟ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جب آپ شروع میں تبرع پے کر رہے ہوتے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں پریمیم، تو آپ جب تبرع پے کر رہے ہیں اسلامک انشورنس میں، فار ایگزامپل آپ وہ ایگزامپل ریکال کریں جو آپ اپنے کلاس کے لیے تھی، ایگزامپل 50 روپے کا آپ لوگ پے کر رہے ہیں، جو موبائل، لیپ ٹاپ اور اس طریقے سے باقی پرس، والٹ سنیچنگ کے رسک کو ہیج کرنے کے لیے، تو آپ پے کر رہے ہیں 50 روپے۔ آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ 50 روپے میں دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، مجھے ہو سکتا ہے میرا کلیم رائز نہ ہو سکتا ہے کلیم رائز ہو جائے، یعنی کہ اسپیکولیٹو، یہ تو آپ یہ نہیں سوچ آپ کی ہونی چاہیے اس وقت۔ آپ جو 50 روپے دے رہے ہیں وہ انڈیویجول کاز کے لیے دے رہے، آپ کولیکٹیو کاز کے لیے دے رہے، آپ میوچل اسسٹنس کے لیے دے رہے۔ اسلامک انشورنس میں جب آپ تبرع دیتے ہیں، وہ تبرع آپ میوچل کاز کے لیے دیتے ہیں، میوچل اسسٹنس کے لیے دیتے ہیں، وہ انڈیویجول کاز کے لیے نہیں دیتے، آپ سب کے بھلے کے لیے دیتے ہیں۔ جب آپ وہ سب کے بھلے کے لیے دیتے ہیں وہ اماؤنٹ، تو اس میں آپ اس کا ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر تبرع کو آپ مزید کلاسیفائی کر کے دیکھیں تو اس کے 3 میننگ بنتے ہیں۔ ایک ڈونیشن کا میننگ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا گفٹ کا میننگ بنتا ہے، تیسرا کنٹریبیوشن کا میننگ بنتا ہے۔ آپ نے کسی جگہ پہ کوئی ڈونیشن دی، اس کے بدلے میں آپ ریوارڈ اس کا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کوئی چیز کسی کو گفٹ کے طور پہ دی، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے بدلے میں دوسرا بندہ بھی آپ کو گفٹ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی جگہ پہ کنٹریبیوشن ڈالی تو اس کے بدلے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے بدلے میں انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کو یہ بینیفٹس لازمی ملیں گے، جو بھی ملیں گے کلیکٹیو ملیں گے، انڈیویجول کی بات نہیں ہوگی لائک کنونشنل انشورنس۔ جب آپ نے تبرع دی تو اس کے ریٹرن میں آپ کے امبریلا بنتی ہی نہیں، اس کے ریٹرن میں آپ کے جو اسپیکولیٹو ریٹرن کی امبریلا ہے وہ بنتی ہی نہیں، تو پھر اس میں غرر کیسا؟ غرر کی بات تو ختم ہو گئی۔
غرर तो जब होता है जब आपने अमाउंट दी इंडिविजुअल कॉज के लिए और इंडिविजुअल उसका बेनिफिट आपने एक्सपेक्ट किया। इस्लामिक में तो आप उसका इंडिविजुअल बेनिफिट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, ना ही इंडिविजुअल कॉज के लिए आप अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उसमें कलेक्टिव कॉज के लिए, म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए दे रहे हैं। आप डोनेशन के लिए अमाउंट दिए, डोनेशन के तौर पे दिए, तो डोनेशन के तौर पे अमाउंट देकर आप उसका रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने किसी को गिफ्ट दिए तो उसके बदले में गिफ्ट लाजमी तौर पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो जो उसकी स्पेकुलेटिव अम्ब्रेला जो है, गरर वाली अम्ब्रेला जो बनती है, जिसमें से शुरू होता है कि क्लेमर्स हो सकता है राइज ना हो, फिर पहला ये शुरू होता है, फिर ये होता है जी कि हो सकता है कम अमाउंट का हो, फिर ज्यादा अमाउंट का हो, फिर इस तरीके से बराबर अमाउंट का, फिर उससे ज्यादा का, फिर ज्यादा का, फिर ये एक अम्ब्रेला बन जाती है। तो ये अम्ब्रेला तो इसमें बनेगी नहीं, क्योंकि आपने तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, आपने तो अमाउंट डोनेट कर दी कलेक्टिव कॉज के लिए। तो इस वजह से इस्लामिक इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर में गरर नहीं पाया जाता। तो ये दूसरा कंपैरिजन था इस्लामिक इंश्योरेंस का और कन्वेंशनल का, और हमें आइडिया हो रहा है कि क्यों कन्वेंशनल मना की गई है। तो बाकी तो उसके और भी कंपैरिजन है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।